नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। ईरान में अब नए राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। हालांकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मसूद पेजेश्कियान आ गए हैं तो एक तख्ता पलट हो गया ईरान का और अब वहां पे जो एक तरीके से कट्टरवाद है वो एक तरीके से नहीं चलेगी। क्या आखिर सच में ऐसा कुछ हुआ है या मसूद पेजेश्कियान के आने के बाद के मसूद पेजेश्कियान जो है वो आयतुल्लाह खामनेई जो वहाँ पे उनके खिलाफ रहने या आईजीसी के खिलाफ रहने वाले इंसान हैं? क्योंकि यही वो आयतुल्लाह खामनेई ही है जो पूरे तरीके से सुप्रीम पावर है और इस वक़्त में पूरे एक तरीके से कहें तो उनकी ही बात सबसे ज़्यादा वहाँ पे मानी जाती है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, इस पे बात करने के लिए इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं आगा कमर आगा साहब। आप उन्हें बखूबी जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी हैं और इस ईरान तब समेत तमाम जितने भी मिडल ईस्ट के मामले पे वो पूरी तरीके से अपनी पकड़ रखते हैं। कमर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहले जानना हम यही चाहेंगे, दर्शक यही हैं कि इस वक्त में जितनी ज्यादा और भी मीडिया ने भी दिखाई, इस वक्त मैंने एक दिन बाद इसलिए ये इसको लाइव किया कि पहले जो अभी ज्यादा जो लोग यही सोच रहे हैं कि अब एक तख्ता पलट होगा, अब जो मसूद पेजेश्कियान आए हैं वो पूरी तरीके से चेंज कर दें, क्या असल में ऐसी चीज हो जाएगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भी उनका पूरा यकीन जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लामिक रिपब्लिक में है और वो उनके बड़े अच्छे संबंध हैं बाकी सबसे भी। वो एक रेवोल्यूशनरी रहे हैं हमेशा से और हैं भी। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इस्लामिक रिपब्लिक है इसके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो 2 ब्रॉडर उसमें बँटे हुए हैं। एक को कहा जाता है कि भाई ये थोड़े कंजर्वेटिव है और एक को कहा जाता है कि वो थोड़े लिबरल हैं या रिफॉर्मिस्ट हैं कि रिफॉर्म पसंद करना चाहते हैं। ये 3 बेसिकली 3 मेन स्ट्रीम्स हैं उनके यहाँ और पावर जो है इलेक्शन पावर जो है इसी के बीच में चलती रहती है। कभी रूहानी साहब आ गए तो फिर एक वो आ गए। इस तरीके से बदलते रहते हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। ये कि लेकिन इन दोनों जो होते हैं इनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट थोड़ी बहुत जो होनी चाहिए। वहाँ पे एक उनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशन की एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जिसके ऊपर इन लोग को यकीन है और फिर दूसरी बात ये कि उनकी डेमोक्रेसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी से फ़र्क है। या इस्लामिक डेमोक्रेसी जो उन्हीं ने इवॉल्व की है उसमें कई लेयर्स हैं, तो उसमें से एक ये भी है। और ये सोचना कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा या कोई ऐसी चीज़ है, नहीं आएगी। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों पे फ़र्क इतना है कि जो कंज़र्वेटिव हैं उनका मानना ये है कि भाई वेस्ट से कुछ नहीं मिल सकता। वेस्ट कुछ देने को तैयार नहीं, बहुत बार कोशिश की गई लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। न्यूक्लियर डील भी साइन की गई और उसके बाद प्रेज़िडेंट ट्रंप ने उसको विथड्रॉ कर लिया। जो मॉडरेट एंड लिबरल्स हैं इनका अभी भी ये कहना है कि भाई सैंक्शंस पहले हटने चाहिए, हमें वेस्ट से बात करनी चाहिए और वेस्ट से बात करके मसलों को हल करना चाहिए। और ये जो है उन्हीं ने इस बात पे जोर दिया हुआ है, जितने भी लिबरल्स हैं। सुप्रीम लीडर का कहना यह है कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। अगर बातचीत से मसले हल हो तो बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। और जो 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 कंजर्वेटिव्स हैं उनका कहना ये है कि हमें ईस्ट की तरफ देखना चाहिए, यानी रशिया, चाइना, इंडिया और दूसरी बहुत सी कंट्रीज हैं इस खित्ते की। उन कंट्रीज के साथ हमें ज़्यादा डीलिंग करनी चाहिए, मेन डीलिंग वहीं से होनी चाहिए। अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, इन देशों के साथ अच्छे संबंध और व्यापार भी करना चाहिए। लेकिन इनका कहना ये है कि हमें इन देशों के साथ-साथ हमें वेस्ट की तरफ भी देखना चाहिए। बस इतना फ़र्क है। बिल्कुल। वहीं हमारे साथ इस वक्त में अशरफ ज़ैदी साहब भी ज्वाइन हो गए हैं। अशरफ ज़ैदी अभी एडिटर इन चीफ इन द लीडर, एक मंथली मैगजीन आती है और इनफैक्ट सबसे ईरान में भी अभी होके आए हैं, वहीं पे इलेक्शन पूरा कवर किया है। अशरफ साहब, एक तो शायद आपका कैमरा थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है। वहीं अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने पूरा आप पहले एक बार कैमरा सही कर लीजिए। जी, आप पूरा अभी ईरान भी आप होके आए हैं और आपने साफ तौर पे देखा कि वहाँ पे
एक मसूद पेज़ेशियन की बात करें या सईद जलीली, दोनों ही एक तरीके से शियाई ही हैं। और रही बात, हम एक व्यूअर्स को भी बता दें कि जैसे जो व्यूअर्स हमारे सोचते हैं कि जो मसूद पेज़ेशियन है, वो एक तरीके से आईआरजीसी या उसके सपोर्ट नहीं, यानी तो हम उनको एक फ़ोटो में दिखाना ज़रूर चाहूँगा। आप लोग ये देख सकते हैं, खुद आईआरजीसी की उन्होंने एक बार अपनी एक तरीके से वर्दी पहन रखी है और खुद आप ये देख सकते हैं कि वो आईआरजीसी का समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि जो अपने आयतुल्लाह खामनेई हैं, उन तक को भी ये बहुत मानते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो वही अशरफ जी बताएँ क्या कितने ख़ास हैं इस वक़्त ये और कितनी इज़्ज़त करते हैं और इनफैक्ट क्या कुछ कोई फ़र्क नज़र आएगा अब ईरान के अंदर? जी अली अब्बास भाई, जहाँ तक ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सवाल है, यकीनन एक ईरान ने एक तारीख रकम की इस हुँ, हवाले से, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि किसी आस पड़ोस की कंट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 50 दिन के अंदर एक जो राष्ट्रपति है उनका उसके मरने के बाद हो रहा हो, और इतना पीसफुली और इतने आराम से और इतने आसानी से लोग बूथ और पोलिंग बूथ के ऊपर जमा हुए हों, बगैर किसी अफरा-तफरी के, बगैर किसी भाग-दौड़ और बगैर किसी मतलब गवर्नमेंट के अंदर किसी तरीके का बवाल हुए, लोग हुँ। 50 दिन के अंदर बल्कि उससे पहले ही अपना दूसरा राष्ट्रपति चुन रहे हों, ये एक नया एक्सपीरियंस हमें ईरान में देखने को मिला। वरना हमने देखा दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ को देखा कि जब वहाँ का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मर जाता है तो कई साल तक तो इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं। लेकिन ईरान ने ना फ़कत ये कि उस सिचुएशन को हैंडल किया सही से, बल्कि लोगों को एहसास कराया कि ये दुनिया की वो डेमोक्रेसी है कि जहाँ यकीनन जिस डेमोक्रेसी का लोग मानते हैं, तो उस पे एतमाद करते हैं और उस पे यकीन रखते हैं। जो प्रोसेस इलेक्टोरल तरीके से वहाँ पे अंजाम पाया, जिसको हमने खुद करीब से देखा, इलेक्शन बूथ के करीब हम लोग गए और हमने वो सब चीज़ें देखी, तो हमारे लिए अद्भुत था कि कैसे मसलन लोग बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए इच्छुक हैं। बहरहाल जहाँ तक मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल है, मसूद पेज़ेश्कियान देखिए ईरान के अंदर ये कहना कि एक मेजर शिफ्ट किसी के आने से और किसी के जाने से हो जाएगा, बहरहाल ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला और कभी भी ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा जो इकोनॉमिकली और एक इकोनॉमिक्स होती है देश की, उसके हवाले से शायद थोड़ा-सा कोई चेंज देखने को ज़रूर मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक डिफेंस का मामला है, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है, तो वो मामलात सारे तकरीबन ऐसे ही रहेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान भी उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो एक ईरान का साका है रिवॉल्यूशन के बाद 1979 के बाद जो एक फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में मैं समझता हूँ वो भी काम करेंगे। खुद मसूद पेज़ेश्कियान एक बहुत अच्छे इंसान हैं, 25 साल से तबरेज़ से वो तबरेज़ के लोगों की नुमाइंदगी वहाँ की पार्लियामेंट में कर रहे हैं और ऐसे हार्ट सर्जन हैं जिन्होंने अपनी 40 साल की मसलन ज़िंदगी में जो हॉस्पिटल्स वगैरह को खिदमत अंजाम दी, उन्होंने खिदमत की हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान कहा कि मैंने कभी भी किसी भी पेशेंट से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सर्जरी बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट थे उनकी की हैं। उनकी खिदमत बिशबहा हैं, बहुत अहम खिदमत हैं और लोग जो हैं वो उन पे इसीलिए एतमाद कर रहे हैं कि शायद वो आने के बाद, चूँकि एक महँगाई का मसला सबसे बड़ा मसला ईरान के अंदर बना हुआ था और उन्होंने जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, आपने कहा कि इनकी जो ईस्ट की तरफ पॉलिसी थी पिछले 3 साढ़े 3 साल से, शायद थोड़ा-सा शिफ्ट देखने को मिले, ये लोग यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ उम्मीद से की नज़रों से देखें और मुमकिन है कि कुछ एग्रीमेंट्स
और कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हो जैसा कि हसन रूहानी की गवर्नमेंट में हुआ था। लेकिन डिफेंस के मामलात में जो वेस्ट एशिया के हालात हैं, उनके अंदर ईरान की किसी तरीके की पोजीशन चेंज हो, मैं ऐसा नहीं समझता और ये पोजीशन जैसी थी वो ऐसे ही रहेगी। मसूद पेज़ेश्कियान या उसके अलावा कोई भी ईरान का प्रेसिडेंट बने, वो वहाँ की जो सुप्रीम लीडर है सैयद अली खामनेई, वो ज़ाहिर-सी बात है उनके सपोर्ट हर एक को होता है। उनकी नज़र में ना कंज़र्वेटिव यानी जो प्रिंसिपलिस्ट जो हैं या रिफॉर्मिस्ट हैं, उनकी नज़र में दोनों बराबर हैं। उन्होंने जी। सिर्फ पब्लिक उनका ये कहना है हमेशा से कि हर वो वोट के जो किसी कैंडिडेट को दिया जाए, चाहे वो रिफॉर्मिस्ट का कैंडिडेट हो, चाहे वो प्रिंसिपलिस्ट का कैंडिडेट हो, वो जमहूरियत इस्लामी के लिए है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लिए वोट होता है। वो ना बिल्कुल। रिफॉर्मिस्ट का वोट होता, ना वो प्रिंसिपलिस्ट का वोट होता, बल्कि वो हुँ, एक सिस्टम के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लिए होता है और हुँ, उन्होंने कभी भी इस तरह का किसी तरीके का कोई स्टैंड, कोई बयान नहीं दिया कि जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी एक कैंडिडेट की तरफ, यानी वो रिफॉर्मिस्ट पार्टी के किसी कैंडिडेट की तरफ हैं या वो प्रिंसिपलिस्ट कैंडिडेट की साइड ले रहे हैं। बल्कि हुँ, उन्होंने हमेशा लोगों से कहा कि आप वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और किसी भी कैंडिडेट को वोट दीजिए। बस मसूद पेज़ेश्कियान की जीत के बाद उन्होंने एक ही चीज़ नए राष्ट्रपति से कही है कि वो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुँ, वो राष्ट्रपति जो जिनका देहांत हो गया है, इब्राहिम हुँ, रईसी, उनकी रास्ते को और उन्हीं की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएँगे। उम्मीद हुँ, करता हूँ कि वो कारखाने जो उन्होंने अपने 3 साढ़े 3 साला गवर्नमेंट में जिनको हुँ, छुट्टी कर दिया गया था, उनको खोला गया, दोबारा से उनको चलाया गया, वो इसी तरीके से उनके ऊपर ध्यान देंगे और जो ईरान के अंदर पोटेंशियल है, वहाँ का जो जवान है, उसके ऊपर यकीन करते हुए, उसकी ताकत को के ऊपर यकीन करते हुए ईरान बिल्कुल। को तरक्की के रास्तों पे आगे लेके जाएँगे। ये इमाम जो ख़ामेनी साहब हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है मसूद पेज़ेश्कियान के मुंतखब होने के बाद, उनके इलेक्शन होने के बाद। वहीं कमल आगा साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मसूद जो पेज़ेश्कियान हैं, उनके जो सोच है वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से यूएस और उन दूसरी और जो कंट्री उनसे भी अच्छे रिलेशन हो। क्या आप मानते हैं क्या वो अब एक कदम और बढ़ाएँगे जिस तरीके से सैंक्शन की बात करें, क्या उनके ऐसे मेन मोटिव होंगे कि जो सैंक्शन है वो हटे जाएँ और किस तरीके से और भी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ताकत मिले? देखिए, हालात यूरोप के बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर से और अमेरिका की भी इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं। 2 जगहों पे जंग चल रही है, दोनों जगहों पे वो लोग जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं वेस्टर्न पावर्स। एक जगह 2 साल से ज़्यादा हो गया, एक जगह 9 महीने हो रहे हैं जंग होते हुए। हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्चा हो रहे हैं यूरोप के और इन जगहों के ऊपर और कोई हासिल-उसूल नज़र नहीं आता। तो यूरोप और अमेरिका के अंदर एक बड़ी लॉबी है, हुँ, वो कहने लगी है कि भाई ये जंग से मसला हल ही नहीं होगा। आए दिन सड़क पे डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं यूरोप में, हुँ, खासतौर से गाज़ा को लेके। लाखों लोग सड़क पे रहते हैं हर सैटरडे, संडे के दिन अगर आप देखें। तो एक बड़ी लॉबी ये वहाँ पे कहने लगी है कि जंग से नहीं होगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी। और चाहे गाज़ा का मसला हो या मग़रबी एशिया का मतलब उस खित्ते का जो मसला हो, उसकी की जो है वो ईरान के पास है। तो हुँ, ईरान से जब तक बात नहीं होगी तो मसले उनके भी नहीं हल हो सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सही वक़्त है और उसमें पेज़ेश्कियान साहब जो आए हैं, प्रेज़िडेंट हुँ, साहब, उनका जो इनिशिएटिव होगा, मैं समझता हूँ उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा। हुँ, हालाँकि इज़राइल की पूरी कोशिश होगी कि ऐसा ना होने दें। इसी की इज़राइल की भी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर हुँ, और वो जो लॉबी है, वो हमेशा इसको स्कैटल करती रहती है डील को। इलेक्शन ईयर है, अब देखिए क्या होता है इलेक्शन में। दोनों कैंडिडेट जो रहते हैं इनकी बाइपार्टिज़न सपोर्ट रहती है इज़राइल को यानी दोनों की सपोर्ट होती है, चाहे बाइडेन जीतें या चाहे ट्रम्प जीतें। तो इन हालात में कैसे होता है?
लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशनल इंटरेस्ट इस वक़्त डिमांड कर रहा है कि बातचीत करो, मसलों का हल हो। और दूसरी तरफ ये भी यूरोप की समझ में आ चुका है और अमेरिका की कि ईरान को जंग के डरा के या जंग छेड़ के उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जंग वो जीत नहीं पाएंगे। और उसके बदले में ये होगा कि ईरान जो है तेल की सप्लाई भी रोक सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है वो रिसेशन में जा सकती है। तो इस वजह से जो सेंस कहता है वो यही समझ में आता है कि भाई बातचीत करो, मसलों का हल ढूंढो एटलीस्ट यहाँ पे। और ये इसी के नेतन्याहू और ये जो जेनोसाइड वहाँ पे चल रहा है गाजा में, हर दिन लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका की भी बदनामी हो रही है, यूरोप की भी, बिकॉज ये लोग सब कोई कंप्लेन से जुड़े हुए हैं इस वार से। कोई पैसे के जरिए, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है वो पहुंचाई जाती है। इजराइल को हम दे रहे हैं, ये लोग वेपन्स दे रहे हैं, हर चीज से उसको लैस कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त है, वो इलेक्शन जीते हैं, वो बातचीत करेंगे और उम्मीद करनी चाहिए हमें कि किसी नतीजे पे न्यूक्लियर डील दोबारा से रिवाइव हो और सैंक्शन ईरान पे से हटें, ताकि वहाँ की जनता को कुछ रिलीफ मिले। ऐसे कि जो सैंक्शंस हैं ये इलीगल है, यूनिलैटरल है, आपने लगा रखे हैं किसी मुल्क के ऊपर, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी गलत है। वहीं अशरफ साहब एक चीज और भी है कि वहाँ की जो, जैसे आप भी ईरान में गए हैं, हम भी गए हैं ईरान में, कि वहाँ पे हम खुद भी जाते हैं तो बड़ा वहाँ पे एक तरीके से इंटरनेट एक तरीके से नहीं चला पाते। वहाँ की जनता से भी हमने बात की तो बड़ा परेशान वहाँ जनता थी। वहीं एक सवाल ये, दूसरा जो हिजाब का इशू था वहाँ पे, जिस तरीके से हिजाब के खिलाफ भी वुमेन्स थे, और इस वक्त में देखा गया कि वो भी उन लोगों ने भी वोट किया है क्योंकि जो लोग खिलाफ थे हिजाब के। तो क्या लगता है आपको, अब ये आए मसूद पेजेशकियान, तो ये इंटरनेट जो वहाँ पे एक तरीके से फ्री हो पाएगा और साथ साथ हिजाब क्या फिर से एक तरीके से कुछ लॉ उसमें कुछ छूट मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक इंटरनेट और दूसरी इस तरह की चीज़ों का मामला है, उसमें सेक्शन चूँकि ईरान के ऊपर पिछले 40 साल से सेक्शन लगे हुए हैं और उस तरह के सेक्शन के यकीनन किसी देश के लिए वो बहुत ही घातक साबित होते रहे हैं और कोई भी देश उस तरह के सेक्शन के साथ नहीं चल सकता नॉर्मल तरीके से। बहरहाल ये इंटरनेट का जो वहाँ पे कैफ़ियत है और इंटरनेट के जो मसला है, बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हीं सेक्शन की वजह से है कि ईरान के अंदर मतलब व्हाट्सएप की प्रॉब्लम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप ऑन नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं चला सकते। उसके ऊपर कहीं न कहीं सेक्शन की वजह है एक सबसे बड़ी। और मसूद पेज़ेश्कियान के आने से मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर किसी तरीके की कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होगी या वो इंटरनेट या सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये कैंडिडेट के बदलने से या ईरान के अंदर किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से इनका किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक जो है वो जो इंटरनेशनली ईरान के ऊपर सैंक्शन है, उनसे इनका डायरेक्ट ताल्लुक है। बहरहाल जो दूसरी चीज़ आपने पूछी कि हिजाब के हवाले से क्या होगा? देखिए, हिजाब जब से महसा अमीनी का मसला ईरान और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आया, तब से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से बदली ईरान में और किसी तरीके का कोई प्रेशर हिजाब पहनना या ना पहनने के ऊपर तेहरान या बड़ी जो ईरान की सिटी है उनमें देखने को नहीं मिलता है। और वो जो एक प्रेशर और एक पुलिस का मामला था और पहले जो सख्ती थी हिजाब को लेके, वो पिछले कई सालों से वहाँ पे नज़र नहीं आती है। अगर बात करूँ कि मसूद पेज़ेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद कोई नया कानून आएगा इस हवाले से, तो इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई ऐसा नया कानून नहीं आएगा कि जो हिजाब के मामले में बहुत ज़्यादा छूट देता हो। बल्कि यही होता जो आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। सख्ती के अंदर कमी हो सकती है,
लेकिन कोई ये कि कोई ऐसा कानून जो पहले से ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसके अंदर कोई बड़ा चेंज हो, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। वहीं कमर आगे साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अब भी हिजबुल्ला के साथ खड़ा रहेगा ईरान? क्योंकि जिस तरीके से मसूद पेजेश्कियान आए हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा हमारे पैसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं कि अब भी वो हिजबुल्ला की बात करें, जिस तरीके से यमन हुती इसको वो हेल्प करते हैं, और साथ साथ में फिलिस्तीन का इशू उठा हुआ है, तो किस अभी भी क्या उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा? क्या अभी भी और सहायता पहुंचती जाएंगी? अरे नहीं भाई, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सब एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस इसका नाम दिया गया है, और ये एक नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बात है। अशरफ साहब ने भी बड़े डिटेल से बताया। और ये मसले जो हैं, ये जो होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। और इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी है हम्म, ईरान की, चाहे हिजबुल्ला हो या फिर उसके बाद हुतीज हों, या इराक में जो मलेशिया हैं, या सीरिया के अंदर हैं बहुत से ऐसे ग्रुप्स। तो इनकी जो सपोर्ट है वो उसी तरह से रहेगी। देखिए, ये मीडिया में अक्सर आता है कि ये कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी है। ये प्रॉक्सी ईरान के नहीं है, ये हम्म, बहुत पावरफुल मूवमेंट है। इसमें से कुछ हम्म, मूवमेंट तो ईरान के रिवॉल्यूशन से पहले से थे। जैसे हुती मूवमेंट था, ये बार बार इरप्ट होता था 62 के बाद से, जब से वहां पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे बनी, तब भी ये बार बार लड़ते रहते थे। और पिछले दिनों इनके साथ जो जुल्म जबर हुआ है, उसके बाद तो हम्म, ये एक नया स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो गया। ईरान की हम्म, इनको पूरी सपोर्ट है। फिर उसके हम्म, अलावा ये भी है कि मलेशिया भी सद्दाम हुसैन के वक्त थे, बहुत सी थी हम्म, जो लड़ रही थी, जिनको ईरान हम्म, ने उस वक्त भी सपोर्ट किया। फिर जो और भी नई बनी, जो दाइश के खिलाफ लड़ी या आईएसएस के, उनको भी सपोर्ट किया। और हम्म, हिजबुल्ला का ईरान का बहुत पुराना रिश्ता है, सन हम्म, 80 से हिजबुल्ला है। और हिजबुल्ला से पहले वहाँ एक मूवमेंट होता था अमल, जो वहाँ पे मिलिटेंट मूवमेंट भी था, पॉलिटिकल भी था, जैसे हिजबुल्ला है। जब वो हम्म, कमजोर हुआ तो हिजबुल्ला इमर्ज हुआ। ये फिर बाद में हिजबुल्ला बहुत स्ट्रांग हुआ। तो ये तो ऐसे बहुत स्ट्रांग कनेक्टिविटी है ईरान की इन हम्म, लोगों के साथ, और वहाँ पे कमिटमेंट है। मुझे नहीं लगता हम्म, कि इसमें कोई चेंज आने वाले वक्त में भी आएगा। और हम्म, ये है कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर हिजबुल्ला को वो हरगिज कमजोर होता हुआ नहीं देखेगा। हम्म, दूसरी तरफ ये भी है, इस वक्त अमेरिकन भी काफी डरे हुए नजर आते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में कोई लड़ाई हो। ईरान भी नहीं चाहता कि कोई लड़ाई किसी भी जगह हो, इसलिए कि ईरान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो पीसफुल है। हम्म, वो सेल्फ डिफेंस में है उनकी, कि वो चाहते हैं कि उन पे किसी तरह से आंच ना आए। और दूसरी बात ये कि एक उनकी कोशिश होती है कि बगैर जंग लड़े इसराइल को किस तरह से वीकेंड कर दिया जाए, कमजोर हम्म, किया जाए, ताकि उसकी पॉलिसी में बदलाव आए। इस वक्त हम्म, ईरान ने इसराइल के इस पोजीशन में पहुंचा दिया कि उसको, या तो वो सारी दुनिया पे हर वक्त अटैक करते रहते थे, पूरे खासतौर से लेबनान और सीरिया, और कभी इराक में आके बॉम्बिंग कर रहे हैं वहां पे लोग। अब इस वक्त ये है कि चारों तरफ अमेरिकन को अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़े हैं इसराइल को बचाने के लिए, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पहली दफे ऐसा हुआ है इसराइल को, इसमें मैं समझता हूँ कि 25-50 हजार के करीब ट्रूप्स होंगे अमेरिकन, जो रेड सी, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन, पर्शियन गल्फ, इन तमाम जगहों पे उनको डिप्लॉय करना पड़ा है। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, कतर, बहरीन, जहाँ पे उनके सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, वहाँ के ऊपर भी एक, जहाँ पे कतर में उनके जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन बॉम्बर और एयर कमांड है, तो वहाँ पे सब उनको डिप्लॉय किया गया है। और बहरीन में उनकी ग्राउंड फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं। उसके अलावा यूएई, कुवैत, सब जगह नंबर पर हैं। हम्म, ओमान, जॉर्डन, अ, इजिप्ट, सीरिया के अंदर उनका बहुत बड़ा बेस है। तो इसराइल जो है बेसिकली जंग तो हार चुका है, मगर ये है कि वो बेगुनाह लोगों को अभी भी मार रहे हैं। उसकी तो कोई हिजबुल्लाह को तो वो कंट्रोल कर नहीं पाए।
उन्हीं ने बड़े जोर शोर से कहा था कि वो जाएंगे और हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और वहाँ के ऊपर एक नया ऑर्डर होगा जो चलेगा पोस्ट हमास। उन्हीं ने पूरा प्लान कहा था कि कैसे होगा, वो किस तरह से गवर्न करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पे। हमास आज भी उसी तरह स्ट्रांग है वहाँ के ऊपर, इनको पता ही नहीं कहाँ पे है। तो ये जो इज़राइल की अगर अब हिजबुल्लाह से जंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो तो और बड़ी मुसीबत, इसलिए कि हिजबुल्लाह जितना स्ट्रांग है, इन सारे जितने भी इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह स्ट्रांग है। और हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटी है वो किसी के पास नहीं, इन ग्रुप्स के पास। और हिजबुल्लाह के पास पीजीएम्स भी हैं, यानी प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल भी हैं, और फिर उसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल हैं या नहीं उसका पता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि बाकी ड्रोन्स भी बहुत अच्छे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि सिर्फ असलहे से जंग नहीं होती है, कुछ चीज़ होती है जज्बा। जज्बा जब होता है तभी जंग आप जीत सकते हैं। वो इन लोगों में वो उस बात का जज्बा है कि हम शहादत का, कि हम जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने। तो इस वजह से ऐसी ताकत को हराना बहुत मुश्किल काम होता है, मैंने देखा। वही बिल्कुल जिस तरीके से कमाल अगर साहब ने कहा, शब्द साहब अब छोटे संक्षिप्त में अब थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे क्योंकि अब टाइम होता जा रहा है। जैसे अभी बताया कि बात की जाए कि वहाँ पे लड़ेंगे, शहादत की बात हमेशा सोचते हैं। लेकिन वहीं जैसे अभी मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था और सुने भी मैंने 1-2 की बाइट्स ईरान की जनता की, वो बताते हैं कि हमने बहुत शुरू से ही हमने अपने जो लीडर्स हैं उन्हें खोया है। चाहे अब उसमें वो कासिम सुलेमानी की बात करें, कैसे उनके ऊपर वो क्योंकि एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी थे और अभी इब्राहिम रईसी भी चले गए, तो वो चाहते हैं कि मतलब जनता चाहती है कि हम और गम नहीं देखना चाहते, अब हम चाहते हैं सुकून हो। तो क्या मानती इस बिना पे भी जो एक तरीके से मजबूत पोजीशन को जो तरीके से लोगों ने चुना है, वो भी एक राज हो सकता है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, नहीं। ऐसा तो ईरान में देखने को नहीं, जी, बोलिए, बोलिए अच्छा साहब। ऐसा देखने को ईरान में नहीं मिला। हुँ, आज भी जनरल कासिम सुलेमानी को वहाँ पे लोग अपना हीरो मानते हैं और उनके लिए जनरल कासिम सुलेमानी बहुत बड़े हीरो की शक्ल में ईरान के अंदर स्थापित हो चुके हैं। खुद मसूद पेज़ेश्कियान का मैं कैंपेन बहुत करीब से, नज़दीक से देख रहा था। उन्होंने खुद जनरल कासिम सुलेमानी के लिए एक अपने भाषण में बोला कि जनरल कासिम सुलेमानी इस देश के हीरो हैं। और आज ट्वीट भी भी किया उन्होंने। यकीनन जी। नौजवान लोगों के लिए वो वहाँ हीरो हैं और हुँ, उनके रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के लाखों लोग, लाखों जवान आज भी तैयार हैं। और हुँ, उन्हीं की ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं से लोग जो स्पीड है वो उन्हीं से पाते हैं, उन्हीं से हासिल करते हैं। ये जो आज लबनान है या सीरिया का फ्रंट है या इराक का फ्रंट है, वहाँ पे चूँकि जनरल कासिम सुलेमानी ने अपना एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि हिज़्बुल्लाह का जहाँ तक सवाल है, हिज़्बुल्लाह हर वक़्त जंग के लिए तैयार है। ये इसराइल को फैसला करना है कि वो कैसे हालात को लेके आगे बढ़ता है। आजकल ईरान के अंदर भी हमने सुना कि इसराइल के ऊपर इसराइल हिज़्बुल्लाह के ऊपर अटैक करने वाला है और कुछ ही दिन के अंदर एक बड़ी जंग की तैयारी वेस्ट एशिया में है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का क्राइसिस इसराइल के अंदर इसराइल की गवर्नमेंट फेस कर रही है, वो हमास को हराने में भी सक्षम नहीं है और वो जो गोल्स उसने इस जंग के रखे थे, गज़ा जंग के, वो आज तक अचीव नहीं हो पाए। तो जब वो हमास को नहीं हरा पाए और हमास गज़ा के अंदर अपने गोल्स और अपने जो ऑब्जेक्टिव जंग के उन्होंने तयीन किए थे पहले से उनको हासिल नहीं कर पाए, तो हिज़्बुल्लाह तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। हिज़्बुल्लाह तो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके पास जैसा कि हमारे कमर आगा साहब सर ने बोला कि वो उसके पास न जाने किस तरह के हथियार हैं। तो उनका अंदाज़ा मैं समझता हूँ दुनिया की जो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इस्राइल है, उनको बखूबी
उसकी ताकत से वो वाकिफ़ हैं और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी जंग किसी नए फ्रंट पे इसराइल खोलेगा। कमाल साहब, आपके आखिरी कमेंट्स, कैसा कितना बदल पाएगा वॉर ईरान, क्या रहेगा? देखिए, पॉलिसी जो होती है ओवरनाइट नहीं बदलती, इसका तरीका होता है कंटिन्यूटी एंड चेंज, हालात के हिसाब से बदलना। मैं समझता हूँ कि जो रिश्ते प्रेसिडेंट रईसी ने सऊदी अरेबिया या अज़रबैजान या बहरैन से किए थे, इनमें इनको और कंसोलिडेट करेंगे और मजबूत बनाएंगे। ये इंडिया के साथ चाबहार का काम और तेजी से चलेगा, इंडिया ने कहा भी है, कमिटमेंट भी दिया है। फिर उसके अलावा ये है कि वेस्ट से बातचीत की बात की जाएगी कि न्यूक्लियर इशू को लेके जो एक इरिटेंट है वेस्ट के अंदर, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी ताकि सैंक्शंस लिफ्टे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सैंक्शंस नहीं लिफ्ट हुए, तो ईरान के साथ जिस तरीके से ब्रिक्स जो तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, तो फिर ये होगा कि ईरान का जो ट्रेड है, सैंक्शन और कम इफेक्टिव हो जाएंगे उनके ऊपर, मतलब उनका इफेक्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो फिर लोकल करेंसीज में रशिया, इंडिया, ब्राजील और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका, इसके अलावा बहुत से लैटिन अमेरिकन देश जो हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि 8-10 देश और हैं वो जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है। तो फिर ट्रेड इनका इन देशों से लोकल करेंसीज में होने पड़ेगा। ईरान को उन्हीं ने इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है। अगर लोकल करेंसीज में शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, शुरू तो हो ही गया है और बढ़ता है, तो फिर सैंक्शंस इररिलेवेंट धीरे धीरे हो जाएंगे। और ईरान ने वैसे भी सैंक्शन के दौरान जो डेवलपमेंट अपने यहाँ किए हैं वो बहुत रिमार्केबल है। उन्होंने जिस तरीके से ऑयल फॉर डेवलपमेंट उनका जो प्रोग्राम था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाया है, या डिफेंस सेक्टर में जो उनके अचीवमेंट्स हैं, या फार्मास्यूटिकल में, या नैनो टेक्नोलॉजी में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दूसरे सेक्टर्स में, फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ये बहुत यूनिक है। इसके अलावा दूसरे फील्ड में आर्ट एंड कल्चर में भी उन्होंने काफ़ी काम प्रोग्रेस की है। उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं। ईरानी एक अच्छे लाइफ के जीने के आदी हैं, उसमें इन्फ्लेशन भी है उनके यहाँ। अगर इन बातचीत से मसले नहीं हल हुए तो ये भी मसले, इसी के बहुत मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वहाँ पे प्रेसिडेंट रईसी के वक्त में, वो मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आने वाले वक्त में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए कि ईरान के पास गैस है, ईरान के पास इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, और ये सारी चीजें हैं, पानी है जिसकी जरूरत पड़ती है, और फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके पास बेपनाह। ईरान में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं और टेक्निकल सेवी भी हैं वो लोग। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी चीजें बनानी रोजमर्रा की, या कंज्यूमर गुड्स, या दूसरे सेक्टर्स में स्टील या आयरन ओर को बनाना, ये बड़े बड़े प्लांट्स लगाना, ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और एक बड़ा वो इंडस्ट्रियल बेस भी बना देंगे। अगर ऐसे ये करने में कामयाब हो गए तो एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी, यही नहीं बल्कि जो अफगान रिफ्यूजी पड़े हुए उनको भी जॉब मिल जाएगी सब। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब और सर जर्दी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने उठाए, जो लोगों के डाउट्स थे। वहीं अब आपने सुन लिया दोनों को, उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि अब जो एक नई चैलेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन जो कहा जाएगा कि जो ईरान में देखिए तख्ता पलट हो जाएगा या आयतुल्लाह खामनेई के लिए एक प्रॉब्लम होगी, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता है और मसूद पेज़ेश्कियान हो या सईद जलीली हो, सभी उनकी ही इज़्ज़त करते हैं, उन्हीं को ही मानते हैं। और वो खुद भी मसूद पेज़ेश्कियान आप देख सकते हैं, जो खुद भी एक शियाई उम्मीदवार हैं और उन्हीं के साथ वो चाहे आईआरजीसी की बात करें, जो वहाँ पे एक तरीके से फौज के हैं, वो उनके साथ भी खड़े हुए हैं। उनकी आपने मैंने दिखाई कि वो स्पेशल उनकी ड्रेसेस में भी सामने साथ ही खड़े हुए नजर आए। तो मसूद पेज़ेश्कियान जरूर एक रिफॉर्मिस्ट नेता जरूर है, लेकिन वो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई और ईरान की जो जनता है उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन उनकी अब मेन पॉलिसी सिर्फ यही होगी कि किस तरीके से ईरान की जो इकोनॉमी है उसको वो फिर से ठीक करें और ईरान की जनता हमेशा खुशी से रहे।
मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, इसी तरीके की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।